हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। देखिए, सीटेट एसएसटी का जो पेपर आता है उसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा 6 to 8 का एनसीईआरटी की बुक से। तो वही सब मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज ये फर्स्ट क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की आपकी। आज की इस फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का पहले चैप्टर से। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका सौर मंडल में पृथ्वी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो हूबहू इसमें दिए हुए हैं। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आएँ और आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखिए, जो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगी। साथ ही में मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप लोग इसे अच्छे से देख के समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। आपने अगर आकाश में कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको अलग अलग तरह के तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तारों की टिमटिमाहट बिल्कुल अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि चंद्रमा जो होता है आपका, आप लोग रोज़ उसको देखते हैं, हमेशा वो अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में होता है। अब पूरा चंद्रमा तो महीने में एक ही बार होता है, जैसे इसमें दिया भी हुआ है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। कब? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन आप पूरा चंद्रमा देखते हैं, उसके बाद उस महीने में आप पूरा चंद्रमा नहीं देख सकते। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात आपकी पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मतलब जब चंद्रमा पूरा दिखता है तो वो आपका पूर्णिमा होता है, और जब ये एकदम नॉर्मल सा होता है, हल्का सा, तो आपकी अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी में देखिए आगे दिया हुआ है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जो चंद्रमा है ये छिपता नहीं है, बल्कि दिन में सूर्य के प्रकाश की वजह से हम इसको नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका पूर्णिमा से भी क्वेश्चन बनता है, अमावस्या से बनता है, और ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप इसे दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी आपका एक तारा है। तो सूर्य क्या है आपका? ये भी एक तारा ही है। आगे बढ़ेंगे। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि जो आपका सूर्य है वो हमारे तारों की अपेक्षा कुछ पास है, जिसकी वजह से हम सूर्य को थोड़ा बड़ा देख पाते हैं, और तारे जो हैं वो काफ़ी दूरी में हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बल्कि तारे भी सूर्य के समान ही ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। आगे है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा दूर होंगी उतनी ही छोटी दिखाई देती हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारे जो होते हैं अलग अलग आकृतियां बनाए रहते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर
बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। ये आपका क्या होता है कि 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो यहाँ पर देखिए सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो अर्सा मेजर का भाग है, याद रखिएगा। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है, इसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ये देखिए यहाँ पर चित्र 1.1 है। ये देखिए यहाँ पर ये रेखा खींची जाती है तो किस ओर इंगित करती है? ये आपका ध्रुव तारा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो आपके कहलाते हैं ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये जो आपका प्लेनेट होता है किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। किस पर हम रहते हैं? पृथ्वी पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी आपका क्या है? ये एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा आपका कौन सा हुआ? सूर्य हुआ। और पृथ्वी सूर्य से ही प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर आगे देखिए कि सौरमंडल दिखाया भी हुआ है। ये देखिए केंद्र में आपका सूर्य होता है, उसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है आपका शनि, शनि के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद आ जाएगा आपका नेपच्यून। कि देखिए आपके यहाँ पर ये एक एक करके ग्रह दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए इनका क्रम भी याद करना आपको इम्पॉर्टेंट है। इनका इंग्लिश से नेम भी आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको जैसे मंगल की जगह लिख देगा मार्स तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए आपको इंग्लिश नेम भी याद करना ज़रूरी है। इनका क्रम, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध है, और सबसे दूरस्थ ग्रह आपका नेपच्यून है। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी जानकारी दी हुई है। जब आपको PDF मिलेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा दिखता है आपको वो क्या है? उपग्रह है आपका। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। तो यहाँ पर देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किससे संबंधित है? तो आपका सूर्य देवता से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोल किस देवता से संबंधित है? तो आपका सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए आपका सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या होते हैं? आपका सूर्य हो गया, 8 आपके ग्रह हो गए, उपग्रह होते हैं और अन्य खगोलीय पिंड भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, कुछ उल्का पिंड भी होते हैं। ये सभी सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपके कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। आगे हम जानेंगे सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट। सूर्य,
यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो इसका कौन सा बल? खिंचाव बल इससे इसको सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे काफ़ी अधिक दूरी पर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये भी देखिए याद करने वाला पॉइंट है। कितनी दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ेंगे। ग्रह। ग्रह आपके क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया भी सौरमंडल का पूरा परिवार। तो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने बताया भी, पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर आपका नेपच्यून। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसी में दिया हुआ है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, तो किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है। और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि बुध जो है कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है? तो 88 दिन में लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। क्यों माना जाता है? ये भी इसका कारण भी दे दिया गया है। आगे है, अभी एक प्लूटो ग्रह भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो ग्रह भी था जो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले 9 ग्रह थे, सुना होगा आप लोगों ने, पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन अभी 2006 से क्या हो गया कि ये जो आपका प्लूटो 9वां ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के बारे में जो पॉइंट्स हैं देखेंगे यहाँ पर हम। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 2/3 सतह किससे ढकी है? पानी से ढकी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं। जैसे ये देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आगे देखिए, इसी में एक पॉइंट और आ जाता है रोचक तथ्य में। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो ये न्यूज़ तो अभी इस टाइम पे आप सब लोग जानते ही होंगे कि आपका चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले में भारत प्रथम स्थान पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। आगे देखेंगे हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के कितने उपग्रह? केवल एक, वो भी कौन सा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इम्पॉर्टेंट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ऊपर बता चुके हैं हम आपको। अब देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी यहाँ पर बताई जा रही है 3,84,000 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे है आपका कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है और अपनी अक्ष पर भी ये जो चक्कर लगाता है वो भी लगभग 27 दिनों में ही पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूम चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्षुद्र ग्रह आपका किन के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। नेक्स्ट है देखिए आपका उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया उल्कापिंड। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। अगर आपने देखा है तो क्या होता है? वह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता दिख रहा है तो ये आपका क्या है? आकाशगंगा। जैसे दूध की भांति यहाँ पर ये रास्ता दिख रहा है ना, जैसे दूध बह रहा हो, तो इसीलिए इसको मिल्की वे कहते हैं और इसी को आकाशगंगा, इंग्लिश में इसको मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो यहाँ पर देखिए सौरमंडल से भी बड़ा क्या है? आकाशगंगा। हमारा सौरमंडल जो है उसी आकाशगंगा का एक छोटा भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखिए पहले तो हमने सौरमंडल पढ़ा, अब ये आकाशगंगा। अब आकाशगंगा से बड़ा भी क्या है? कई आकाशगंगाएं मिलकर आपके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड जो है आपका बहुत बड़ा है। इसके आकार की कल्पना आप और हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे कुछ जो ऊपर हमने पढ़ा वही सब चीज़ें दी हुई हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इनका क्रम आपको याद रखना है। वही चीज़ें आगे दी हुई हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जब आपको PDF मिलेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़।